वेलकम टू सरावगी क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कल एजुकेशन साइकोलॉजी में एक्शन रिसर्च के बारे में पढ़ा और क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध विद्यालय में प्रत्यक्ष रूप से कि अपन जहाँ काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड था। और उसमें भी हमने जो उदाहरण बताया वो उपस्थिति पे था कि मतलब बहुत सारे और चीज़ें भी है, लेकिन प्रथम दृष्टया हमने बताया कि उपस्थिति पे जोर देना चाहिए। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो भी इसी से थोड़ा रिलेटेड है कि वही चीज़ है कि हमारी पहली जो पीढ़ी है वो बड़ी रेगुलरता से पढ़े। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको शॉर्ट में एनसीएफ कहते हैं, 2005 में जो हमारे एनसीईआरटी के जो उस समय अध्यक्ष थे उन्होंने ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कि हमारा जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है शुरू से चला आ रहा है, हम पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें कैसे आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, उन कुछ बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में सम्मिलित बिंदु निम्न है। पहला, भाषाई शिक्षा का समावेश। शिक्षा ऐसी हो, इंक्लूसिव ऑफ एजुकेशन ऐसी हो जिसमें भाषा हो, क्योंकि विभिन्न प्रकार के हमारे प्रांत है भारतवर्ष, लेकिन देश एक है। और देश एक है तो हमारी जो शिक्षा की लैंग्वेज है वो तो मतलब आनी हमें चाहिए। दूसरा, रुचिकर शिक्षा प्रणाली। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो नीरस नहीं हो, बॉजिल नहीं हो, अरुचिकर नहीं हो, उसको रुचिकर शिक्षा प्रणाली के रूप में तब्दील किया जाए। ये हमारे उस समय के एनसीईआरटी के अध्यक्ष महोदय के विचार थे। तीसरा, अभिभावकों की सहभागिता, क्योंकि ये बार बार हम पढ़ते हैं कि विद्यालय का समुदाय से गहरा संबंध है, क्योंकि हम बिना कम्युनिटी के कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई अभिभावकों की सहभागिता, चाहे एमटीए हो चाहे पीटीए हो, उसका रूप परिवर्तन भी, अब ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि एमटीए और पीटीए के माध्यम से वैसे भी उनका स्वागत है, लेकिन बिना काम तो कोई आता भी नहीं, अपन भी उसको मान लिया अदरवाइज ले। तो एक मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो और उसके माध्यम से अभिभावक वहाँ पधारे विद्यालय में और उनकी सहभागिता बच्चों के लिए हितकारी रहती है। विद्यार्थियों की स्वतंत्रता का विकास, अपन ये भी कहते हैं कि स्वतंत्रता विकास का द्योतक है, तो बालक की स्वतंत्रता के साथ साथ अंकुश भी, तो उसके फैक्टर भी रहे। सामाजिक भावनाओं का समावेश, यानी कि हम जो पाठ्यक्रम हमारा ऐसा हो कि जिससे उसमें सामाजिक भावनाएं डेवलप हो, तो इसलिए उसमें ये बिंदु रखा गया। सामान्य पाठशालाओं की व्यवस्था, पाठशालाएं मतलब जो है, इसलिए आपने देखा कि राजीव गांधी जो पाठशालाएं हैं हमारी वो हर 1 किलोमीटर पर बना दी गई थी। फिर बाद में कुछ समराइज करना पड़ा, कुछ को वापस कंक्रीट करना पड़ा। तो ये सामान्य पाठशालाओं के भी प्रत्येक गांव ढाणी में स्कूल्स हो, तभी तो हम प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पूर्ण कर पाएंगे। तो पाठशालाओं की व्यवस्था पे जोर दिया और फिर वहाँ पे वो भी हो, मतलब भाई छत हो, है ना, जगह हो। मानवीय मूल्यों का, ये तो हर जगह यहाँ भी है वहाँ भी है। मानवीय मूल्यों का जो हमारा स्कूल का उद्देश्य यही होता है कि हम ह्यूमन वैल्यूज़ के जितने भी, मैंने आपको कल बताया कि 82, 83 जो हमारे एनसीईआरटी, इसी एनसीईआरटी के द्वारा ही प्रतिपादित है ह्यूमन वैल्यूज़, वो समावेश शिक्षा के माध्यम से और शिक्षा के पाठ्यक्रम में उन मूल्यों को हम कैसे अच्छे डेवलप कर सके, ऐसी हमारी पाठ्यचर्या हो। पूर्व कार्यक्रम का जो पूर्व निर्धारित है वो तो चल ही रहा है, उसमें ज़्यादा भी है नहीं कि बिल्कुल हटा दें हम, तो फिर वो जो पाठ्यक्रम अधूरा रह जाएगा। राष्ट्रीय एकता जो हमारा मेन उद्देश्य है, ये भी आपने देखा कि हर जगह निबंध आता है, आप राष्ट्रीय एकता को हम किसी फैक्टर शिक्षा के बिंदु रखें जिस समय बिना बोझ की अधिगम प्रक्रिया, मतलब जैसे कि जो बीच में हमारा ऐसा महसूस हुआ कि बालकों पे वजन ज़्यादा है, तो थोड़ा उस लर्निंग प्रोसेस को ऐसा बना दिया जाए कि जिसमें मतलब जो है छोटे बच्चों पर लोड कम हो, उनको निश्चित ज्ञान दिया जाए। पहले भी यही था कि बच्चा जो है स्लेट और बढ़तना बोलते हैं मारवाड़ी में, पेंसिल ले जाता था और उसको पढ़ाते। आजकल बहुत सारे बच्चों पे वजन होता है, तो फिर सरकार ने इस पर वापस जोर दिया कि बिना बोझ की अधिगम प्रक्रिया का समय। पूर्व कार्यक्रम की असफलता, यदि पूर्व कार्य में कुछ फेल्योर रहे, कुछ हम अनसक्सेस रहे, तो उस पर विचार करके उनको उसमें मॉडिफिकेशन हो, यानी कि बिल्कुल हटा दिया जाए। कक्ष प्रबंधन, भाई जो क्लास रूम स्ट्रेटेजी है वो हमारी अच्छी हो, तो कक्ष प्रबंधन विचार में पाठ्यचर्या में रखा। वित्तीय मानवीय स्रोतों पर विचार,
फाइनेंशियल जो हमारे सोर्सेज हैं वो अच्छे हों, शिक्षक सशक्तिकरण, शिक्षक में मतलब जो है इनोवेशन हो, समय समय पे ट्रेनिंग हो, धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि हम एक भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो हमें ऐसी शिक्षा में भी पाठ्यक्रम में ऐसा समावेश हो जिसके द्वारा हम जो है धर्मनिरपेक्षता की बात कर सकते हैं। अनुदेशन का हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो भली भांति हो। तो इस प्रकार से इन 16 पॉइंट को सम्मिलित किया गया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में, तो इन को ध्यान में रखा। फिर आता है कि इसके महत्व, इंपॉर्टेंस, नीड एंड इंपॉर्टेंस, एनसीएफ 2005 का महत्व एवं आवश्यकता। पहला कि बालक जो पढ़ रहे हैं वो संतुष्ट हो। कोई भी काम, अमन खाना खाते हैं मजा आ गया, बोलते नहीं बोलते, तो बालक पढ़ने आता है तो रुचिकर कब होगा, रुचि कब लेगा, जब उसे माहौल मिलेगा, वातावरण। तो हमारा जो पाठ्यक्रम है उसकी होना तो स्वाभाविक हमने बता ही दिया, लेकिन उसका महत्व और उसकी आवश्यकता है कि बालक संतुष्ट हो। दूसरा, शिक्षक भी संतुष्ट, पढ़ाने वाले भी तो संतुष्ट हो। अब मान लें उनको पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा, या उसके कंटेंट ही उसमें पूरे नहीं मिले, या वो कोरिलेट नहीं है, तो शिक्षकों की संतुष्टि हो, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। फिर इन दोनों जब काम कर रहे हैं तो अभिभावक उसके लिए जिम्मेदार है कि अभिभावकों को संतुष्टि कब मिलेगी, जब उनके बच्चे अच्छे संस्कारवान होंगे, जब उनके बच्चे रोजी रोटी परख होंगे, तो अभिभावक की संतुष्टि भी, तीसरा पॉइंट, तभी सफल होगा जब हमारा पाठ्यक्रम और उस पाठ्यक्रम को पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों अच्छे हों। चौथा, शिक्षण विधियों के विकास के लिए, जब शिक्षण विधियाँ अच्छी होगी तभी तो शिक्षक पढ़ा पाएगा और बालक उसको ग्रहण कर पाएगा। शिक्षण विधियों के विकास के लिए अनुसंधान परिणामों, अब हम जो हमारे रिसर्च चल रहे हैं शिक्षा में, इतने अनुसंधान होते हैं, इनोवेशन होते हैं, तो उनमें इम्प्लीमेंटेशन हो, तो ऐसा एनसीईआरटी में सोचा गया था। नवीन तथ्यों के समय को भाई हम नवीन चीज़ों को जोड़ लें। कक्षा जो क्लासरूम टीचिंग है वो हमारी प्रभावी हो, अच्छी हो, पाठ्यक्रम का विकास हो, भाषा की समस्या निदानित हो, डायग्नोस्टिक हो, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, जो हमें हमारे एजुकेशनल गोल्स है वो हमारे पूर्ण हो, ऐसा पाठ्यक्रम हो। मानवीय मूल्यों, फिर आ गया केवल मानवीय मूल्यों के विकास किसके माध्यम से होता है, शिक्षा के माध्यम से, इसलिए हमने एनसीएफ में उसको जोड़ दिया गया है। परिवर्तन के अनुसार पाठ्यक्रम, जो हमें वर्तमान समय की मांग है, चाहे वो विश्व से रिलेटेड, चाहे देश से रिलेटेड, राज्य से रिलेटेड, भौगोलिक से रिलेटेड, तो उसके अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब हमारा इसका उद्देश्य क्या था एनसीएफ का, कि भाई हमारा उद्देश्य है कि इस पाठ्यक्रम में आकांक्षाओं की पूर्ति, किसकी आकांक्षाओं की पूर्ति, अभिभावकों की आकांक्षा, क्योंकि आकांक्षा किसकी होगी, अभिभावक, बच्चे कौन भेजते हैं, पेरेंट्स भेजते हैं, अभिभावक भेजते हैं, तो अभिभावकों के आकांक्षाओं की पूर्ति हो, और अभिभावक की आकांक्षा क्या हो, हमारे बच्चे अच्छे बने। अभिभावक हमेशा ये चाहता है कि बच्चे, हर पेरेंट्स, जानवर भी चाहता है मेरा बच्चा अच्छा हो, अपन देखते ही उसको अच्छा पुष्पित पलवित करने की कोशिश करता है। तो इसलिए एनसीएफ 2005 में जो पहला ऑब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट, अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो। दूसरा, शिक्षण में समन्वय, जो बच्चा पढ़ता है तो विद्यालय में शिक्षण में समन्वय स्थापित हो। अब जो शिक्षण का मतलब, जो पढ़ा रहा है और पढ़ा रहा है तो उसमें उसका समन्वय होना चाहिए। संस्कृति का संग, ये हमारा पहला एक, हमारी कल्चर जिंदा रहे, कहने हमारी कल्चर मरती चली जा रही है, हमारी कल्चर का पतन हो रहा है, तो कल्चर का पतन नहीं हो, हास नहीं हो, और वो किसके, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, शिक्षा ही है। हमारी सभ्यता, उसमें पहली बात यही है। मैं आपको इस बात आ गई कल्चर की तो मेरे दिमाग में आया, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एनसीएफ 2005 का जो हमारे तत्कालीन अध्यक्ष महोदय के दिमाग में आया, तो उन्होंने, कोई जन्म से कोई भी नहीं सीखता है, हमारे जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने एक निबंध लिखा, सभ्यता और प्रगति। अब वो हमारे अध्यक्ष महोदय ने पढ़ा या किसी ने उनको बताया, तो उससे उनके दिमाग में आया कि ये निबंध क्या कहना चाहता है। तो सभ्यता और प्रगति जो रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध था, उन्होंने हमें बताया कि सृजनात्मकता, उदार और आनंद बचपन की कुंजी है। बच्चे क्रिएटिव होते हैं, और उदार और आनंद, उदार का मतलब दयालु, और आनंद, जब आपका वातावरण अच्छा तो बच्चे प्रसन्न पल, घर पे आप देखो दादाजी बहुत अच्छे हैं तो बच्चे प्रसन्न रहते हैं, हंस कर दादाजी मजाक भी करते हैं, दादाजी को मजा आता है कि बच्चे हमसे खुश हो रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो आनंद बचपन की कुंजी है। सामाजिक न्याय और समानता की संवैधानिक मूल्य, जो हमारा सामाजिक न्याय है और जो समानता की संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक और बहुलतावादी समाज के आदर्श से प्रेरणा लेते हुए इस दस्तावेज में, किसमें, जो उद्धरण था ना निबंध, सभ्यता और प्रगति, तो इस दस्तावेज में शिक्षा की
कुछ व्यापक उद्देश्य चिन्हित किए गए हैं। मतलब उद्देश्य हर चीज के होते हैं, लेकिन व्यापक, जो यूनिवर्सल हो, जो समग्र हो, व्यापक उद्देश्य चिन्हित किए गए हैं। अगर शिक्षा को जानने के लोकतांत्रिक तरीकों को सुदृढ़ करना है, क्योंकि शिक्षा, डेमोक्रेसी शिक्षा के बिना सफल नहीं है। प्रजातंत्र तभी सफल है जब हमारी शिक्षा अच्छी हो। तो लोकतांत्रिक तरीकों को सुदृढ़ करना है तो उसे स्कूल में जाने वाली पहली पीढ़ी की उपस्थिति का भी ध्यान रखना होगा। और अभी कोरोना ने हमें क्या कर रखा है, बच्चे सब घर बैठे हैं। लेकिन ये हमारी मैडम ना है, परिस्थितियाँ हैं, अपरिहार्य परिस्थिति बन गई है। इसमें किसी का व्यक्तिगत दोष नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि बच्चे स्कूल नहीं जाएं और बच्चे नहीं पढ़े, लेकिन अब विडंबना ये है। लेकिन खैर वो समय निकल जाएगा। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी पहली पीढ़ी की उपस्थिति का भी ध्यान रखना होगा। बच्चे स्कूल से प्लान नहीं करे, बच्चे स्कूल मिल रहा है बरखे ये घर पे ये कहने लग जाए, दादी मुझे तैयार करो, दादा मुझे तैयार करो, मम्मी मुझे तैयार करो, पापा मुझे तैयार करो, अंकल मुझे छोड़ाओ, भैया मुझे छोड़ाओ। तो बच्चों में ये क्रिएटिविटी कब होगी, जब विद्यालय का वातावरण विकासोन्मुख होगा, विकासोपरक होगा, विकासात्मक भावना से उत्प्रोत होगा। तो ये हमारा मौलिक अधिकार भी है शिक्षा। इसलिए तो राष्ट्र सरकार ने, विश्व सरकार ने, यूएनओ ने विभिन्न प्रकार के उसके जो अलग अलग उपागम उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण और हमारे इस वातावरण को दूर करने के लिए समावेशी स्कूल माहौल मुहैया कराएं। ऐसी हमारी राष्ट्रीय पॉलिसी, हमारी विश्व पॉलिसी है। तो ये मौलिक अधिकार है। तो शिक्षा बच्चों और उनके माता पिता के लिए तनाव और बोझ का कारण बनता जा रहा है। इसके लिए हमारे तत्कालीन उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, एनसीईआरटी अध्यक्ष ने एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा बनाई। अब आपको ये बात आत्मसात करनी चाहिए। और इसके 5 मोटे मोटे बिंदु उन्होंने उस समय सोचे थे। ये तो है, ये बहुत सारे पॉइंट, लेकिन जो 5 फ्रेमवर्क के अंदर जो बातें उनके दिमाग में थी कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। जो ज्ञान विद्यालय में विद्या किताबी ज्ञान तो हम दे रहे हैं, लेकिन बाहरी जीवन से वो जुड़ना चाहिए। क्योंकि हमें शिक्षा प्राप्त करके कहाँ जाना है, समाज में रहना है, गली मोहल्ले में रहना है, कस्बे में रहना है, गांव में रहना है। तो अब वहाँ हम कैसे एडजस्ट हों, हम कैसे उस शिक्षा को लागू करके हमारा जीविकोपार्जन के लिए हम अच्छे नागरिक तैयार हो सके, कर्णधार मानव बन सके। तो पहला पॉइंट था कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा, जो हमारी परीक्षा प्रणाली एक फोबिया बन गया, हमने देखा बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कई बार आ रहा है। तो सरकार का मतलब है कि जो है जिम्मा होता है, चाहे एनसीईआरटी है, चाहे वो एनसीटी है, ट्रेनिंग में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन होता है, एनएफसीटी है, अलग अलग जो फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो उनको कहा कि जो हमारी परीक्षा प्रणाली एक फोबिया बनी हुई है, उसको थोड़ा लचीला बनाए। लचीला का मतलब ये नहीं कि उसमें हम मेजरमेंट एवोल्यूशन नहीं हो, लेकिन जो हमारा टफ प्रोसेस, हमने कहा कि 8वीं क्लास में ये था या 5वीं क्लास तक ये था या दूसरी क्लास, तो उन्होंने कहा छोटे बच्चों पे उनको विद्यालय के अंदर ही मतलब उनकी कक्षा की गतिविधियां बढ़ा दो, कक्षा में वो काम करे और उसका कुछ मतलब जो स्किल्स के अनुसार उनका मूल्यांकन कर दो। मतलब थ्योरेटिकल नहीं हो रहे या रिटर्न में कम लिख पा रहे हैं तो उनको एक्टिविटी नंबर हो, जैसे 70, 30, 60, 40 आप पढ़ते सुनते अपन देखते हैं। SS है, FS है, जो भी अपने जो ये चलते हैं एग्जाम चलते हैं, उनमें पहले आप फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, आज भी वही बात तो वही है उसका, लेकिन उसमें लचीलापन आ गया कि जो हमारी परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ देना, ये हमारा दूसरा। तीसरा, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें राष्ट्रीय चिंताएं समिति, राष्ट्रीय चिंताओं का मतलब जो हमारे सांप्रदायिक, हमारे जो झगड़े, चोरी, मारपीट, भ्रष्टाचार, जो कुरीतियां हैं, ये राष्ट्रीय चिंताएं उस पाठ्यक्रम में डाल दी जाए, जिससे बच्चे उन पे अमल करें कि हमें इस ओर अग्रसर नहीं होना। ये हमारी कुरीतियां हैं, ये हमारी कमियां हैं, ये हमारे देश के विकास के बाधक के तत्व हैं। चौथा, पढ़ाई में जो रटन प्रणाली, पहले के टाइम था ये चीज़ अपन महसूस करते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी भी थी कि वो उसको अच्छा याद कर, लेकिन बीच में इससे थोड़ा प्रभावित हो गए। तो पढ़ाई में रटन प्रणाली हो, बल्कि अंडरस्टैंडिंग सिस्टम हो। कहता है आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर है, तो बल्कि समझ आधारित शिक्षा हो, समझ पे टिकी हुई हो, अंडरस्टैंडिंग पे टिकी हुई हो। ऐसा चौथा इस एनसीएफ पाठ्यक्रम का उद्देश्य था। और 5वां है कि पाठ्यचर्या ऐसी हो जो सर्वांगीण विकास हो। वो तो हमारा एजुकेशन का लक्ष्य होता है कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलप कब होगा, जब का करिकुलर एक्टिविटी होगी, यानी बाल सभा हो, खेल कूद हो, वाद विवाद पर एकाभिनय, जितनी भी जो कन्या कैलकुलर, वो भी बालक की पढ़ाई है, वो पढ़ाई से अलग नहीं है। यानी कि
बहुत से बच्चे बुक वर्म्स बन जाते हैं, लेकिन आप देखते हैं शायद इसकी पर्सनैलिटी नहीं है, इसको तो भाषण देना ही नहीं आता है, निबंध लिखना ही नहीं आता है। ये तो बहुत अच्छा परसेंटेज के 92% आ गए, लेकिन बढ़िया सा एक निबंध नहीं लिख सकता। क्यों? कि उसने उसके प्रोसेस में स्कूलिंग के अंदर क्या करिकुलर एक्टिविटी में भाग नहीं लिया। गलती करता है, ट्रायल एंड एरर। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, अपने अलग अलग सिद्धांत पढ़े हैं पहले भी। तो ये था मतलब एनसीएफ 2005 का। तो हमने यहाँ पढ़ा पहले तो कि भाई सम्मिलित बिंदु कौन से हैं। अपने 5 तो अलग पढ़े, लेकिन यहाँ 16 पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि इसका महत्व एवं आवश्यकता क्या है। फिर हमने पढ़ा इसके उद्देश्य क्या है। तो यहाँ उद्देश्य में अपन बात आ रही थी संस्कृति का संरक्षण, सॉरी। तो हमने संस्कृति से मतलब सभ्यता की बात भी में चला गया, और सभ्यता और प्रगति जो रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध था, उसी से हमारे एनसीईआरटी के अध्यक्ष महोदय ने ये एनसीएफ 2005 का प्रादुर्भाव हुआ। अब आता है स्तर अनुकूल शिक्षण विधि। मतलब आप कहते हैं 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग आपका स्तर होना चाहिए, मिडिल को पढ़ाने का आपका अलग स्तर, सेकेंडरी को पढ़ाने का स्तर अलग होना चाहिए। 11th 12th में आ जाता था अच्छा, क्योंकि बच्चा समझदार हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फ्रेंडली भी व्यवहार करना पड़ता है, प्रेम भी देना पड़ता है, उसके समकक्ष भी बनना पड़ता है। तो इसका मतलब स्तर अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग। शारीरिक और मानसिक विकास, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का भी हम शिक्षा के माध्यम से ध्यान रखें। राष्ट्र का विकास, भाई राष्ट्र के विकास के लिए तो हम अच्छे नागरिक तैयार करते हैं, फिर वही जाके मिलिट्री में भर्ती होते हैं। आत्मविश्वास, शिक्षक का आत्मविश्वास ऊंचा होना चाहिए, तभी तो बच्चे का होगा। यहाँ मतलब आत्मविश्वास बच्चों का तो होता ही है, और इसलिए मैंने तो टीचर और स्टूडेंट की जो एब्रीविएशन दी है वहीं बताया कि कॉन्फिडेंस उच्च लेवल का होना चाहिए। चींटी का ही कॉन्फिडेंस होता है, जो एक मात्र छोटी सी चींटी होती है जिसको अपन हाथ लगाते ही कुचल जाती है वो। तो शिक्षक का आत्मविश्वास होना चाहिए। शिक्षक में आत्मविश्वास है तो बच्चों में बट नेचुरल आत्मविश्वास होता है। मानव मूल्यों का विकास, ये तो यही है। स्कूल का मतलब ही ह्यूमन वैल्यू स्टेबल। स्कूल जैसे अपन दुकान होती है, इसका मतलब ही सौदा देना, लेकिन जो स्कूल है, जो विद्यालय है, जो विद्यालय, जो विद्या का मंदिर है, वहाँ पे मानव मूल्यों का विकास। और एनसीईआरटी में तो जो 83 प्रतिपादित मानव मूल्य हैं, उन मानव मूल्यों का एनसीईआरटी का उद्देश्य यही है कि इन मानव मूल्यों को बालकों में समावेशित कर देना ही हमारा मेन उद्देश्य है। तो मेजर यदि आपने ये कर दिया तो ये सब उससे रिलेटेड है। सर्वांगीण विकास, प्रभावी शिक्षण हो हमारा, अफेक्टिव टीचिंग कोर्स में भी हमारे बीएड एमएड, राष्ट्रीय एकता विकास, सामाजिक एकता, रुचि का विकास, भाषा समस्या। तो इस प्रकार से ये उद्देश्य हमारे हैं। तो कुल मिला के इन सब बातों के वर्णन भी हमारे अंडरस्टैंडिंग है। अब चौथी बात आती है कि मुख्य बाधाएं क्या है। ये जो एनसीएफ 2005 बना है, क्रियान्वयन एवं निर्णय समस्या, एक्टिवेशन नहीं हो पा रहा है, निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। परंपरा, हमारी जो आदतें पड़ी हुई है वो अब छूटती नहीं हमसे, तो उसको भी हम कैसे कठोरता से, प्रेम से। धन मेन होता है, भाई शिक्षा है, शिक्षा से कुछ मिलता तो नहीं। सरकार, हमारी जो केंद्र सरकार है, और बहुत सी बार विश्व सरकार से हमें सहायता लेनी पड़ती है, तो केंद्र सरकार इतनी सुदृढ़ हो कि वो मतलब जो शिक्षा और चिकित्सा पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सके, क्योंकि शिक्षा से तो कोई अर्निंग होती नहीं है, शिक्षा से तो खर्च ही होता है सरकार को। राजनीति, अब राजनीति में जो शिक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, जो भी रिलेटेड व्यक्ति होते हैं, राज्य मंत्री है, वो ऐसे शुद्ध विचारों से लोगों से काम लेके टीम भावना बना करके इसमें अच्छी काम करें। संसाधन का अभाव नहीं रहना चाहिए। अपन कहते हैं भाई कहीं दरी पट्टी नहीं है, कहीं तो फर्नीचर ही नहीं है। अब सरकार भी करती है, कुछ समाज का सहयोग भी मिले, तो ये क्या, जब टीम भावना हो, लोगों की समझ हो, समुदाय की भावना हो, क्योंकि सरकार इकल्ले भी हर चीज़ को करने के साथ जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। भाषा, अब भाषा के अंदर अलग अलग प्रांत की, अलग अलग राज्य, देश की भाषा अलग अलग होती है। धर्म, अलग अलग धर्म अनुयायी रहते हैं, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो उन सब का समावेश हो, मतलब समाज की आकांक्षा पूर्ण हो, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ही होता है। और शिक्षक संबंधी शिक्षा, शिक्षक हमारे अच्छे हों, शिक्षक अपने नैतिक कर्तव्य हो। अब उसके लिए शिक्षक को ये चाहिए कि उसको अच्छा रेम्युनरेशन मिले। अब हमारे तो भारत के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन है उसका बड़ा विडंबना है, उसका बखान क्या किया जाए। तो इस प्रकार से आज हमने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 पढ़ा, आगे 2010-9 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पाठ्यक्रम में है। तो मेरा कहने का मतलब अपन पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन उसको आत्मसात करो, विशेष रूप से उसको कंपैरेटिव करो। मेरा यहाँ लिखने का मतलब मैं बोल भी सकता था, तो बातें कोई बड़ी हार्ड नहीं है, लेकिन इससे आपके दिमाग रहता है कि ये पॉइंट्स पहले हमें, ये पॉइंट्स हैं जो एनसीएफ 2005 में समझे, ये पॉइंट वो है जो महत्व और आवश्यकता बता रहे हैं, ये पॉइंट वो है जो हमारे उद्देश्य को बता रहे हैं, ये पॉइंट वो है जो उसके सबके बाद हमें बाधाएं आ रही है। और मेजर मैंने आपको बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर के उद्धरण निबंध जो था सभ्यता एवं प्रगति, उससे प्रेरित होकर के हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस समय 2005 में ये पाठ्यचर्या बनाई। धन्यवाद।